नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की कहानी मध्य प्रदेश के कटनी जिले की है। ये बात 2025 की है। कटनी जिले के मंगल नगर इलाके में अर्चना तिवारी का परिवार रहता है। 28 साल की अर्चना बचपन से ही होनहार रही और पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रही। उसने कटनी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और फिर जबलपुर से एलएलएम किया। पढ़ाई के साथ साथ वह हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। पिता के गुजर जाने के बाद उनके बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी, जो खुद कटनी कोर्ट में वकील हैं, ने अर्चना के हुनर और मेहनत को देखते हुए उसे सिविल जज बनने की तैयारी के लिए इंदौर भेज दिया। वहां अर्चना सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और कौटिल्य एकेडमी से कोचिंग ले रही थी। साथ ही कोर्ट में भी प्रैक्टिस करती थी। पिछले 8 महीनों से वह इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पर अर्चना तिवारी अपने घर जाने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 में यात्रा कर रही थी। 8 अगस्त की सुबह जब ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची तो अर्चना ट्रेन से नहीं उतरी। इस पर परिवार को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत उमरिया में रहने वाले उसके मामा को खबर दी। ट्रेन जब उमरिया स्टेशन पहुंची तो अर्चना के मामा उसकी बर्थ पर पहुंचे। वहां पर अर्चना का पर्स और बाकी सामान रखा था। एक बैग में उसके कपड़े भी थे, लेकिन अर्चना खुद वहां नहीं थी। उस समय आसपास बैठे यात्रियों ने अर्चना के मामा को बताया कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आगे उन्होंने अर्चना को सीट पर नहीं देखा था। अर्चना तिवारी के अचानक लापता हो जाने से उसका पूरा परिवार हैरान और परेशान हो गया। 8 अगस्त को ही परिजनों ने रेलवे पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और परिवार से पूछताछ की। तब पता चला कि सफर के दौरान अर्चना की आखिरी बार चाची से फोन पर बात हुई थी, जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पर थी। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। 9 अगस्त को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अन्य तरीकों से जांच शुरू की। इसी दौरान सामने आया कि अर्चना की आखिरी लोकेशन इटारसी में मिली थी। इसके बाद जीआरपी की टीम इटारसी पहुंची, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद 13 अगस्त को पुलिस ने नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, नर्मदा नदी और आसपास के इलाकों में भी अर्चना की तलाश की, मगर वह अब भी लापता रही। अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में बैठी थी। घर वालों के मुताबिक वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी। ऐसे में उसका अचानक ट्रेन से गायब हो जाना किसी को समझ नहीं आ रहा था। परिवार का कहना था कि अर्चना जैसी लड़की का ऐसे ही बिना बताए ट्रेन से उतर जाना या खो जाना शक की बात लगती है। सबको लग रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद मिला। इससे परेशानी और बढ़ गई। अब सवाल ये था कि ट्रेन से वो आखिर कब और कहां उतरी होगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस ने परिवार से अर्चना की फोटो ली और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद पुलिस ने भोपाल से लेकर पूरे रूट पर अर्चना की तलाश शुरू कर दी। अलग अलग स्टेशनों से जानकारी जुटाई गई, सीसीटीवी खंगाले गए और आसपास के यात्रियों से भी पूछताछ की गई। जिस दिन से अर्चना लापता हुई थी, पुलिस उसे ढूंढ रही थी। लगभग 10 से 12 दिन की खोज के बाद आज आखिरकार अर्चना को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली है। उसने अपनी पढ़ाई यहीं पूरी की और पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से भी जुड़ी रही। इसके बाद उसने जबलपुर में करीब 2 साल तक वकालत की प्रैक्टिस की। फिर वह इंदौर चली गई और पिछले 1 साल से वहां वकालत कर रही थी। इसी बीच उसके परिवार वालों ने शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू किए। कई जगह से 3-5 प्रस्ताव भी आए, लेकिन अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सबको मना कर दिया। इंदौर में रहकर पढ़ाई और वकालत के दौरान उसकी जान पहचान सारांश जोग नाम के युवक से हुई, जिसकी उम्र करीब 26 साल है और वह शुजालपुर का रहने वाला है। लगभग 1 जनवरी 2025 के आसपास अर्चना तिवारी और सारांश जोग की जान पहचान हुई। दोनों की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। उसी ट्रेन में उनका रिजर्वेशन आमने सामने की सीट पर था। सफर के दौरान बातचीत शुरू हुई और उसी दौरान वह किसी कानूनी मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। दूसरी तरफ सारांश के भी घर में कुछ निजी समस्याएं चल रही थीं। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। बातों बातों में सारांश ने अर्चना को बताया कि वह इंदौर में एक ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए कानूनी डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे। इसी मुद्दे पर दोनों की चर्चा और गहरी हो गई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी और रिश्ता आगे बढ़ता चला गया।
घटना से कुछ दिन पहले यानी 7 अगस्त से ठीक पहले अर्चना के माता-पिता और बड़े ताऊ ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। रिश्ता एक तहसीलदार पटवारी परिवार में फिक्स किया गया था। जब अर्चना को इसकी जानकारी मिली तो घर में काफी कहासुनी हुई। परिवार वालों ने साफ कह दिया कि अब उसे पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी करनी होगी। परिवार ने जोर देकर कहा कि इस बार अर्चना मना नहीं कर सकती, शादी करनी ही पड़ेगी। अर्चना का कहना था कि वह अब भी इंदौर में पढ़ाई और वकालत दोनों कर रही है और उसका करियर बन रहा है। लेकिन परिवार वाले बार बार यही कहते रहे कि अब उसे सब छोड़कर शादी करनी होगी। इसी बात को लेकर घर में काफी बहस और तनाव का माहौल बन गया था। अर्चना का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। वह वकालत भी कर रही थी और सिविल जज बनने की तैयारी भी। लेकिन परिवार वालों का शादी के लिए दबाव उस पर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसने अपने दोस्त सारांश से इस बारे में बात की। सारांश ने कहा, मिलकर कुछ रास्ता निकालते हैं। 6 अगस्त को अर्चना हरदा किसी केस के सिलसिले में गई थी। वहीं पास के एक ढाबे पर अर्चना, सारांश और तेजिंदर सिंह बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तीनों के बीच एक बड़ा फैसला चर्चा में आया, घर छोड़कर जाने का। पहले तो बात आई कि अगर जाना है तो अभी चले चलते हैं, लेकिन फिर समझा गया कि अगर सीधे भाग जाएंगे तो परिवार को तुरंत पता चल जाएगा और पुलिस भी एक्टिव हो जाएगी। तभी यह प्लान बनाया गया कि वे ट्रेन से सफर करेंगे और चलते सफर में कहीं उतर जाएंगे, ताकि यह लगे कि लड़की बीच रास्ते में कहीं लापता हो गई है। इस तरह मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज होगी और सबको यह लगेगा कि वह अचानक गायब हो गई है। अर्चना ने ढाबे पर बातचीत के दौरान अपने दोस्तों से कहा कि अब वह अपनी अलग पहचान बनाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। मतलब घर वालों के दबाव से हटकर अपनी मर्जी से आगे बढ़ना चाहती थी। यहीं पर तीनों ने यह तय किया कि अगर वे बीच सफर में अर्चना को गायब दिखा देंगे तो उसके परिवार को यही लगेगा कि वह अचानक लापता हो गई और इस बीच अर्चना अपनी नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है। तेजिंदर, जो पेशे से गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, पिछले 3-4 महीनों से सारांश के संपर्क में था। इसीलिए अर्चना और सारांश ने उसे भी इस प्लान में शामिल कर लिया। तेजिंदर सारांश के जरिए अर्चना के संपर्क में आया था। जब भी अर्चना कहीं घूमने या बाहर जाती, तेजिंदर अक्सर उसके साथ रहता। इसी वजह से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे। तेजिंदर इटारसी रेलवे स्टेशन के पास रहता था। उसने अर्चना और सारांश से कहा कि उसे स्टेशन की पूरी जानकारी है और वह जानता है कि कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह अर्चना को वहीं से बिना किसी परेशानी के बाहर निकाल सकता है। इसी तरह तय हुआ कि अर्चना इंदौर से ट्रेन में बैठेगी। जब वह ट्रेन में बैठ गई तो उसने सारांश को फोन किया। उसके कपड़े और बाकी सामान पहले से ही सारांश के पास शुजालपुर में रखे हुए थे। सारांश अक्सर इंदौर आता जाता रहता था। वहीं से उसने अर्चना के लिए नए कपड़े खरीदे और अपनी गाड़ी से बाय रोड इटारसी पहुंचा। रास्ते में वह नर्मदापुरम भी गया, जहां तेजिंदर उससे मिला। तेजिंदर ट्रेन में पहले से बैठा हुआ था। उसने अर्चना को कपड़े दिए ताकि वह अपना हुलिया बदल सके और किसी को पहचान में न आए। इसके बाद सारांश अपनी गाड़ी से इटारसी पहुंच गया। ट्रेन में अर्चना B3 कोच में सफर कर रही थी, लेकिन इटारसी पहुंचने से पहले वह चुपचाप A2 कोच की तरफ चली गई और वहीं से बाहर निकल गई। तेजिंदर को स्टेशन की पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहां नहीं। उसी जानकारी का फायदा उठाते हुए उसने अर्चना को स्टेशन के आउटर एरिया से बाहर निकाला और अपने साथ ले गया। इटारसी स्टेशन के आउटर एरिया से बाहर निकलने के बाद तेजिंदर ने अर्चना को सारांश के हवाले कर दिया, जो पहले से बाहर गाड़ी के साथ इंतजार कर रहा था। अर्चना ने अपना मोबाइल और घड़ी तेजिंदर को दे दी और कहा कि इन्हें मिडघाट इलाके के पास कहीं फेंक देना, ताकि कोई सुराग न मिल सके। योजना यह थी कि बाद में 3-4 लोगों से शिकायत दर्ज करवाई जाए कि कोई लड़की ट्रेन से गिर गई थी। इस तरह गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद अर्चना सारांश के साथ आगे निकल गई। उसी समय सारांश एक और जान पहचान वाले व्यक्ति को भी साथ लाया था। पुलिस ने बाद में उस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की और उससे पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। लेकिन इसी बीच अचानक दिल्ली पुलिस सामने आ गई और तेजिंदर को अपने साथ ले गई। तेजिंदर पहले से ही एक फ्रॉड के केस में आरोपी था। घटना वाली रात करीब 1 बजे अर्चना को ट्रेन से बाहर निकालने का प्लान बना और लगभग उसी के 1 घंटे बाद पुलिस ने तेजिंदर को गिरफ्तार कर लिया। अर्चना ने अपना सारा सामान, बैग, कपड़े और बाकी जरूरी चीजें ट्रेन की सीट पर ही छोड़ दी।
यह उसने जानबूझकर किया ताकि सबको यही लगे कि वह कहीं ट्रेन से गिर गई है, भागी नहीं। अगर भागने का इरादा होता तो वह अपना सामान जरूर ले जाती। योजना के मुताबिक उसका मोबाइल भी उसी इलाके में बंद किया गया था ताकि लोकेशन देखकर लगे कि वह वहीं कहीं हादसे का शिकार हुई है। इसी वजह से जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो सबसे पहले यही शक हुआ कि लड़की ट्रेन से गिरी होगी। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने लड़की की तलाश में कई थानों से संपर्क किया और अलग-अलग जगहों पर जानकारी जुटाई। शुरू में एक बड़ी दिक्कत ये आई कि अर्चना और सारांश की ज्यादातर बातचीत व्हाट्सएप कॉल पर होती थी, इसलिए उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड में ये बातें दिखाई ही नहीं दी। लेकिन बाद में जब नंबर फिर से एक्टिव हुआ तो पुलिस को पता चला कि अर्चना की सारांश से लगातार बात होती रही है। यही से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। सारांश से पूछताछ की गई। हालांकि शुरू में वो बच निकला, लेकिन पुलिस की टीम उस तक फिर से पहुंची। दूसरी तरफ जब पुलिस ने तेजिंदर का नंबर ट्रेस किया और उसके बारे में जानकारी निकाली तो शक और गहरा हो गया। कई बातें साफ तौर पर सामने आने लगीं और पुलिस को यकीन हो गया कि अर्चना के गायब होने की पूरी कहानी में तेजिंदर भी शामिल है। जब पुलिस को पता चला कि दिल्ली पुलिस तेजिंदर को चोरी के केस में पकड़ कर ले गई है तो शुरुआत में लगा कि शायद उसका अर्चना वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही सारांश को पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की तो असली सच सामने आया। सारांश ने कबूल किया कि यह पूरा प्लान अर्चना, सारांश और तेजिंदर तीनों ने मिलकर बनाया था। सारांश ने बताया कि लड़की उसके साथ शुजालपुर तक गई और पूरी तरह उसकी गाड़ी में ही रही। रास्ते में उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि कहीं भी टोल नाका ना आए, क्योंकि टोल नाकों पर कैमरे लगे रहते हैं और गाड़ी का रिकॉर्ड तुरंत निकल सकता है। यहां तक कि आरएफआईडी से टोल कटने पर भी पुलिस पकड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने ऐसे रास्ते चुने जहां से कोई ट्रेस न हो सके। सारांश और अर्चना ने टोल नाका पूरी तरह अवॉइड किया और ऐसे रास्ते चुने जहां कैमरे या टोल का रिकॉर्ड न हो। ये लोग शुजालपुर पहुंचे। वहां से आसपास के इलाके में जाकर इन्होंने एक नया मोबाइल खरीदा ताकि ट्रेस न हो सकें। लेकिन जब तक ये सब चल रहा था, मीडिया में खबर काफी तूल पकड़ चुकी थी। इन्हें लगा था कि मामला आसानी से संभल जाएगा, मगर हालात उल्टे बिगड़ने लगे। इसी वजह से इन्होंने तय किया कि अब सिर्फ मध्य प्रदेश छोड़ना ही नहीं, बल्कि ऐसी जगह जाना होगा जहां भाषा भी अलग हो और पहचानना मुश्किल हो। इसीलिए इन्होंने हैदराबाद का रास्ता चुना। ये पहले बुरहानपुर गए और वहां से बस पकड़कर हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में ये करीब 2 दिन और 1 रात तक रुके। लेकिन जैसे जैसे मामला और ज्यादा गर्म होता गया, इन्होंने समझ लिया कि अब भारत के भीतर रहकर बचना मुश्किल है। तभी सारांश ने सुझाव दिया कि वो अपने ड्रोन स्टार्टअप के बहाने नेपाल चलें, क्योंकि उसके क्लाइंट्स वहां भी हैं। पहले से उनकी कुछ बातचीत नेपाल वालों से हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने आखिरकार तय कर लिया कि अब भारत छोड़कर नेपाल जाना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। हैदराबाद से निकलकर दोनों ने बस पकड़ी और जोधपुर पहुंचे। वहां से दिल्ली गए और दिल्ली से लड़की काठमांडू निकल गई। वो कुछ दिन वहीं रही। सारांश वापस भारत लौट आया। उसने मोबाइल को लेकर भी चालाकी की। जिस फोन से लड़की से बात होती थी उसे मेन टाइम पर एयरप्लेन मोड पर डालकर बंद कर देता था ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। बाकी समय वो वही मोबाइल इंदौर में रखकर इस्तेमाल करता था। इसके लिए उसने अपने पिता के नाम पर नई सिम ले ली थी। इससे जब भी कॉल डिटेल्स निकलती तो लोकेशन इंदौर ही दिखती और शक भी नहीं जाता। लड़की नेपाल में थी और सारांश भारत में इंदौर के आसपास घूमता रहा, लेकिन पुलिस लगातार उसके पीछे लगी रही। करीब 3-4 दिन तक ऐसे ही छिपता रहा। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूरा राज सामने आ गया। पुलिस ने सारांश से पूछताछ की। उसके पास से जो नया नंबर मिला उसी के जरिए लड़की से संपर्क किया गया। फिर उसे बॉर्डर तक बुलाया गया। वहां लखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बरामद करने के बाद उसे पहले दिल्ली लाया गया और आज सुबह की फ्लाइट से यहां लाकर पेश किया गया है। अब अगर आप पूछें कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है, तो उसका जवाब यह है, इस कहानी में किसी फिल्म जैसी साजिश नहीं है। लड़की खुद वकील है, पहले छात्र राजनीति से भी जुड़ी रही है और सिविल जज की तैयारी कर रही है। उसे कानून और पुलिस की कार्यप्रणाली की काफी जानकारी है। उसे पता है कि जीआरपी कैसे काम करती है, डीएफ कैसे जांच करता है, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कितनी अहमियत रखती है और क्राइम रिपोर्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके उसने पूरा प्लान तैयार किया था।
लड़की को यह अच्छे से पता था कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट ही जीआरपी की जांच और क्राइम रिपोर्टिंग कितनी अहम होती है। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने बाकी दोनों के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार किया और फिर उसे अंजाम दिया। तेजेंद्र की भूमिका को लेकर जब सवाल किया गया कि क्या उसे पैसे दिए गए थे, तो जांच में सामने आया कि मामला पैसों से जुड़ा हुआ ही था। दरअसल जब सारांश इंदौर में रहता था, करीब 2021-22 के दौरान, तब उसका घर तेजेंद्र के घर के सामने ही था। उसी समय दोनों के बीच पैसों का लेन देन हुआ था। तेजेंद्र ने अलग अलग लोगों से उधार लिया हुआ था और उसमें से करीब 2.5 लाख रुपए सारांश से भी लिए थे। वह रकम तेजेंद्र लौटा नहीं पा रहा था। इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे तेजेंद्र सारांश का ड्राइवर जैसा काम करने लगा। समझौता यह हुआ कि जो पैसे उसने पहले लिए थे उसी में से काटकर वह मदद करेगा। इसी वजह से तेजेंद्र इस प्लान में शामिल हो गया। जहां तक राम तोमर का सवाल है, तो वह गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से भी शामिल नहीं पाया गया। हाँ, लड़की की राम तोमर से जान पहचान जरूर थी। यह पहचान तब की है जब लड़की ग्वालियर और जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी। जांच में यह भी सामने आया कि राम तोमर और लड़की के बीच बातचीत जरूर होती थी, लेकिन उसका सीधा संबंध गुमशुदगी के मामले से नहीं निकला। पुलिस ने लड़की से पूछताछ में इस बारे में विस्तार से जानकारी ली। लड़की का कहना है कि उसने आज तक राम तोमर को सामने से देखा तक नहीं है। हाँ, राम तोमर उसे लगातार फोन करता था और बीच बीच में 3-4 बार उसने उसके लिए टिकट भी बनवाए थे, लेकिन लड़की उन टिकटों पर कभी गई नहीं। राम तोमर अक्सर उससे कहता था कि ग्वालियर आकर प्रैक्टिस करो। इस बात से लड़की परेशान भी रहती थी कि बार बार फोन क्यों करता है। उसके मुताबिक अगर कोई ऑफिशियल काम होता तो ठीक था, लेकिन उसकी बार बार की कॉल्स से उसे दिक्कत थी। गुमशुदगी के केस से राम तोमर का कोई लेना देना नहीं पाया गया। लव अफेयर की बात भी सामने आई थी, लेकिन लड़की ने इसे साफ तौर पर नकारा और कहा कि राम तोमर सिर्फ उसका दोस्त था। इसके अलावा यह भी स्पष्ट हुआ कि लड़की खुद भी कमाई करती थी। वह अलग अलग केस पर काम कर रही थी, कुछ हरदा में, कुछ खंडवा में। यहां तक कि अपनी मां के ऑपरेशन का खर्च भी लड़की ने खुद उठाया था, इसलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। पूरे घटनाक्रम की गहन जांच के बाद पुलिस ने साफ किया कि यह कोई साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं था, बल्कि लड़की ने खुद ही जानबूझकर पूरा षड्यंत्र रचा था। इसमें तेजेंद्र और सारांश भी उसकी मदद कर रहे थे। तीनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल तीनों पुलिस हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब इन्हें सजा क्या होगी और आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका फैसला अदालत ही करेगी। झूठे मामलों और गुमशुदगी की साजिशें न सिर्फ कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, बल्कि असली जरूरतमंद लोगों की मदद में भी रुकावट डालती हैं। सच से भागना कभी भी समाधान नहीं होता। कानून और पुलिस तंत्र को गुमराह करने की कोशिश आखिरकार पकड़ी ही जाती है। बेहतर यही है कि व्यक्ति अपने हालात का सामना सच और साहस के साथ करे। कानून और पुलिस तंत्र को गुमराह करने की कोशिश अंततः पकड़ी ही जाती है। बेहतर यही है कि व्यक्ति अपने हालात का सामना सच और साहस के साथ करे। पुलिस का काम जनता की सुरक्षा है। झूठी गुमशुदगी या फर्जी प्लानिंग से न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि असली पीड़ितों के लिए न्याय की राह भी मुश्किल हो जाती है। इस मामले से यह सबक मिलता है कि कानून से चालाकी दिखाना हमेशा उल्टा पड़ता है। सच कितना भी छुपाया जाए, वह सामने आकर ही रहता है। इस मामले से यह सबक मिलता है कि बच्चों पर भरोसा करना और उनके हर कदम पर ध्यान देना माता-पिता के लिए बहुत जरूरी है। अगर माता-पिता समय रहते अपने बच्चों की परेशानियों और गलत संगत को समझ लें, तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है। झूठ और चालाकी से सच को दबाना मुमकिन नहीं होता और अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।